हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 के इकोनॉमी से चैप्टर 2 जिसका टाइटल है संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, संसाधन के रूप में लोग से मतलब होता है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि होती है। दूसरे उत्पादन संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल लोग किसी भी देश के लिए मूल्यवान संपदा होते हैं। मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। मानव श्रमिक, प्रबंधक एवं उद्यमी के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं में भाग लेता है। इस प्रकार मानव उत्पादन का अभाज्य साधन है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव संसाधन। किसी भी देश की प्रगति के लिए इन दोनों प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, जल, कृषि आदि के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। ये संसाधन बेकार है जब तक मानव अपनी प्रगति के लिए इनका उपयोग नहीं करता। मानव संसाधन का अंग है जनसंख्या और प्राकृतिक, और मानव संसाधन में ये मानव संसाधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव संसाधन तो अन्य संसाधनों का जैसे भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि, वन, जल आदि प्राकृतिक संसाधन अपने आप उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। पाठ का तीसरा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या भूमिका है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। किसी बच्चे के शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में वह भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है, बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। शिक्षित लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व को जान लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा ही है जो व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और उत्पादकता में भी वृद्धि करने में सहायता करती है। कुल उत्पादकता देश के विकास में योगदान करती है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का निम्नलिखित भूमिका है। शिक्षा अच्छी नौकरी व वेतन देने के रूप में फल देती है। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मुख्य तत्व है। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। शिक्षा विज्ञान की तकनीकी के विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है तथा प्रशासन की कार्य की क्षमता को भी बढ़ाती है। शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के द्वारा आर्थिक विकास की दर को भी बढ़ाती है। पाठ का चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इसमें पहला है, केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा है, एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन एवं देश के लिए दायित्व है। कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता के साथ काम न कर सके। और तीसरा है, स्वास्थ्य न केवल किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है अपितु मानव संसाधन विकास में भी वर्धन करता है, बढ़ाता है, जिस पर देश के कई क्षेत्र निर्भर करते हैं। और चौथा है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र नहीं होता, स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है।
स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता और अपने देश की उत्पादकता को कम करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय किया गया धन केवल किसी व्यक्ति विशेष का ही कल्याण नहीं करता, वरन इसके द्वारा मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सुधार आता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी लाभकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। चैप्टर का छठा प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह से विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक से यहाँ पे इस क्षेत्रक में ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होती है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के प्रयोग से संबंधित होती है, जैसे कृषि और पशुपालन। द्वितीय क्षेत्रक, इस क्षेत्रक में वे क्रियाएं आती है जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलती है, जैसे कपड़ा तैयार करना इत्यादि। तृतीय क्षेत्रक होता है, इस क्षेत्रक में सभी प्रकार की सेवाओं से संबंधित क्रियाएं आ जाती है, जैसे व्यापार हो गया, संचार हो गया इत्यादि। पाठ का सातवां प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर क्या होता है, क्या अंतर है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, आर्थिक क्रियाएं एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर आप समझेंगे इस तरह से। पहला है, आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को बढ़ाती है और गैर आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को घटा देती है। दूसरा है, आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह करती है और गैर आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को रोक देती है। तीसरा है, यदि आर्थिक क्रियाओं में समृद्धि होती है तो समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है, और गैर आर्थिक क्रियाओं में जब वृद्धि होती है तो इसका मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था में पतन हो रहा है, अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है। और चौथा है, आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान करती है और गैर आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को घटाने में योगदान नहीं करती। पाठ का आठवां प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी होती है, इसलिए उनके मुकाबले उन्हें कम वेतन मिलता है। और दूसरा है, शिक्षा के बाद कौशल। शिक्षा के बाद कौशल किसी भी व्यक्ति की आय को सुनिश्चित करने का एक मुख्य कारण होता है। साधारणतः यह देखा गया है कि महिलाएं प्रायः उच्च कौशल उनके पास नहीं होता है, उच्च कौशल, इसलिए उनका वेतन कम मिलता है। और तीसरा है, महिलाएं प्राय अपने घर के कार्यों में अधिक जुड़ी होती है, इसलिए वे किसी भी नौकरी पर इतना नियमित रूप से काम नहीं करती, इसलिए भी उन्हें कम वेतन दिया जाता है। पाठ का 9वां प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। इसका उत्तर इस तरह से होगा, यदि किसी विशेष वर्ग के लोग काम करने के योग्य तो हैं और काम भी करना चाहते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी का अर्थ है जब लोग काम करने के इच्छुक हो किंतु उन्हें रोजगार न मिले। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। कामगार जनसंख्या में 25 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग आते हैं। पाठ का 10वां प्रश्न है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते। ऐसा प्रायः किसी काम से जुड़े परिवार के सदस्यों के साथ होता है। काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, जहां 3 लोग अतिरिक्त हैं। इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादकता उतना ही होगी, कम नहीं होगी। ये 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हैं। और दूसरा, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि पूर्वकालिक रोजगार नहीं है, यह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बिजाई होती है, कटाई, निराई और गहाई की जाती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता।
पाठ का 11वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष प्रकार की समस्या क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो तेजी से बढ़ रही है। आज डिग्री धारक को भी रोजगार पाने में असमर्थ है। कब पढ़ लिखकर भी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण है शिक्षा पद्धति में दोष है, अव्यवस्थित तकनीकी विकास की वजह से और जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने के कारण। पाठ का 12वां प्रश्न है, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हमारे विचार में भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भूमि की अपनी सीमाएं होती है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि उद्योगों की अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम सरलता से आपूर्ति नहीं कर सकते। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसे उचित शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कौशल के जरिए श्रम की शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मानव संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है। मानव संसाधन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भारत में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। पाठ का 13वां प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के कुछ उपाय सुझा सकते हैं? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने हेतु निम्नलिखित उपाय सिद्ध हुए हैं, सहायक हो सकते हैं, जिसमें पहला है केवल किताबी ज्ञान देने की अपेक्षा अधिक तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाए और दूसरा है शिक्षा को अधिक कार्योमुखी बनाना चाहिए। एक किसान के बेटे को साधारण स्नातक यानी बीए की शिक्षा देने की अपेक्षा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि खेत में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा लोगों को स्वावलंबी एवं उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। और अंतिम 5वां है रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाना चाहिए। पाठ का 15वां प्रश्न है, किस पूंजी को आप सबसे अधिक अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यों? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हम मानव पूंजी को सबसे उत्तम अच्छा मानते हैं क्योंकि भूमि अस्थायी होती है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। श्रम की भी एक सीमा होती है, जबकि भौतिक पूंजी मानव द्वारा ही निर्मित की जाती है। पूंजी को अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, इसे भी एक निश्चित सीमा के पश्चात नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि मानव पूंजी को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और इसके प्रतिफल को कई गुना अच्छा किया जा सकता है। भौतिक पूंजी का निर्माण, प्रबंधन एवं नियंत्रण मानव पूंजी अर्थात मानव संसाधन द्वारा किया जाता है। मानव पूंजी केवल स्वयं के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि अन्य साधनों जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को भी क्रियाशील बनाती है। इस तरह से मानव पूंजी का उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।